क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि दो बिंदुओं a -2 + 5 और b -5 और y निर्देशांक यहाँ पर नहीं दिया गया है, का मध्य बिंदु दे रखा है हमें -7/2, 3 है, तो बिंदु a व b के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं a और b, इनका मध्य बिंदु -7/2, 3 है। तो सबसे पहले हम a और b बिंदु बना लेते हैं। बिंदु a और ये बिंदु b। एक के निर्देशांक है 2 और 5, ठीक है। b के निर्देशांक हैं -5 और y, और इनका मध्य बिंदु मान लीजिए कि c है, तो इसके निर्देशांक है -7/2 और 3, ठीक। हमें ज्ञात करनी है a और b के मध्य की दूरी। तो अगर हम दूरी वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं तब भी वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y निर्देशांक नहीं है, b बिंदु का y निर्देशांक हमें नहीं दे रखा है। तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? चूंकि हमें मध्य बिंदु दे रखा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु में केवल y का निर्देशांक रखकर y का मान निकाल लेते हैं। सी y निर्देशांक है, तो अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक हम निकालें y को लेकर, तो y1 + y2/2, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसे x मानेंगे, इसे y मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये है y1 और ये है y2, तो मान रख दीजिए। y का मान है 5 बराबर y1 का मान है 5 प्लस y2 अपनी जगह y2 का मान y है, मतलब नहीं दे रखा है, /2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 5 + y बराबर 5 × 2 10, तो y बराबर 10 - 5 बराबर 5, मतलब ये y निर्देशांक आया बराबर 5। अब देखिए, अब a बिंदु और ये b बिंदु, हमें b के भी निर्देशांक मिल गए, a के भी निर्देशांक मिल गए। a का पहले से दे रखा है 2 और 5, -2 5, और b का -5, और अब हमने इसका निर्देशांक निकाल लिया 5, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? दूरी वाला फॉर्मूला। तो दूरी AB = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब पहले में से पहला घटाओगे, दूसरे में से दूसरा घटाओगे। तो √ पहला मतलब -2, और यहाँ भी पहला मतलब -5। तो यहाँ पर चूंकि माइनस आएगा, सूत्र में माइनस है तो इसको हम प्लस बना देते हैं, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से गुणा होकर प्लस बन जाता है। 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी 5 और -5 का होल स्क्वायर। देन आगे सोल्व करते हैं इसे, तो यहाँ पर आता है 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आता है 0 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 3। तो दूरी AB का मान आया 3। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। अर्धगोले की त्रिज्या यदि 7 सेंटीमीटर हो तथा बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो, तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बना दीजिए, इसके अकॉर्डिंग जैसा उसने पूछ रखा है वैसा हम चित्र बना लेते हैं। कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिस पर खोखला बेलन अध्यारोपित हमने कर दिया। अर्धगोले की त्रिज्या, ये अर्धगोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब जैसे ये पूरा पात्र है, इसका हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या क्या ज्ञात करेंगे देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें जोड़ने पड़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों हमें जोड़ने पड़ेंगे, तब पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। अब चाहो तो आप यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हो। कैसे? मैंने 2π कॉमन ले रखा है, ठीक है, और r भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा h प्लस r। अब आपके लिए काम करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें मान रख के आंसर निकालना है। अब यहाँ पर त्रिज्या
त्रिज्या हमें पहले से दे रखी है 7 सेंटीमीटर, चाहे वो बेलन की हो या फिर अर्धगोले की, दोनों की त्रिज्या सेम है। ठीक है, क्योंकि ये आपस में ओवरलैप्ड है, अध्यारोपित है। ठीक है, अब हमें चाहिए बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर नहीं दी गई है, तो उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अगर स्टूडेंट्स ये अर्धगोला है और इसकी ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो चूंकि अगर पूरा गोला इसको माने तो ये वाली त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक की ये ऊंचाई हम कुल ऊंचाई में से अगर माइनस कर देते हैं तो बेलन की ऊंचाई आ जाती है। मतलब बेलन की ऊंचाई याद करने के लिए तो 13 तो कुल ऊंचाई माइनस 7 इसकी त्रिज्या, ये भी एक तरह से ऊंचाई है, तो -7 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब ये 6 सेंटीमीटर जो है वो बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई हुई 6 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर मान रख सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। कैसे? 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू त्रिज्या पहले से रखी है 7 इंटू ऊंचाई कितनी निकाली हमने 6 प्लस त्रिज्या कितनी है 7। ठीक है, अब आप 7 से 7 काट दीजिए। ठीक है, गुणा करोगे आप तो 22 दूना 44 इंटू 6 और 7 होते हैं 13 से आप गुणा कर दोगे तो आंसर है आपका 572 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन हमें दे रखा है 27 घन सेंटीमीटर, तो संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब इन दोनों फलकों को मिलाकर हम क्या करते हैं? घनाभ बना देते हैं, ठोस बना देते हैं। तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये दो घन मिलकर इस घनाभ का निर्माण करते हैं, उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें दे रखा है सिर्फ आयतन, किसका? घन का आयतन। तो सबसे पहले तो हम घन की भुजा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमें जो दे रखा है वो है घन का आयतन, और घन के आयतन से ही हम इसकी भुजा ज्ञात करेंगे। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब बराबर है 27। तो अगर हम भुजा बराबर निकालेंगे तो इसका हमें निकालना पड़ेगा घनमूल। ठीक है, ये 27 3। अब इसका घनमूल निकाल के आप कैसे निकालोगे? इसका गुणनखंड कर लीजिए 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर आप जानते हो वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ से हम एक बार निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस घन की भुजा आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब इन दोनों को मिलाकर एक घना बनाया जाए, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इनको मिलाकर एक घना बनाएंगे, घना की चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई वही रहेगी, बट लंबाई बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब दोनों को हम मिलाएंगे इस तरह से तो इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो लंबाई इसकी कुल हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। तो यहाँ पर हमें घनाभ की जो विमाएँ दे रखी है, लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र लिख लेते हैं। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। कहने का मतलब लंबा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इसमें आप मान रख लीजिए। तो लंबाई 6 इंटू चौड़ाई 3 प्लस चौड़ाई 3 इंटू ऊंचाई भी 3 प्लस ऊंचाई 3 इंटू लंबाई 6। अब इसे गुणा करके सोल्व कर लेते हैं। 2 इंटू, अब इनको गुणा कीजिए, 6 इंटू 3 बराबर 18 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 6 इंटू 3 18। अब इनको जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिए, 2 इंटू 45। ठीक है, और 45 को 2 से गुणा करेंगे 90 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र निखिलम द्वारा 102 इंटू 103 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब गुणा करना है 102 को 103 से निखिलम विधि के द्वारा। ठीक है, अब निखिलम विधि से गुणा किस प्रकार करते हैं देखिए। सबसे पहले तो आप इसका आधार मानिए कि आधार कितना लेंगे। तो इसका आधार लिया जा सकता है 100, क्योंकि ये संख्या 100 के आसपास है। अगर ये बीच में कोई संख्या होती जैसे 54, 55 या 64 तो उसका आधार हम 10 लेते, बट चूंकि संख्या 100 के करीब इसलिए हम आधार इसका लेंगे 100। ठीक है, अब ले लीजिए इसका उपाधार। ठीक है, उपाधार अगर 100, अगर आधार अगर 100 है तो उपाधार होगा 1, और इसको गुणा कर दीजिए तो उसे हम कहेंगे आधार इंटू उपाधार का गुणा बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, अब उसके अलावा हमें चाहिए विचलन। ठीक है, विचलन कैसे निकालते हैं?
संख्या माइनस आधार। अब संख्या, पहली संख्या 102 माइनस आधार 100, तो ये आएगा प्लस के 2। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 103 माइनस आधार 100 बराबर ये आएगा प्लस के 3। अब इसे सोल्व करते हैं हम। कैसे करेंगे देखिए, आप यहाँ पर संख्या, पहली संख्या और उसका विचलन, और दूसरी संख्या और उसका विचलन, अब लाइन खींच देते। अब इसका सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या लगेगा, ठीक है। सूत्र लगेगा, सबसे पहले आप लिखोगे उपाधार इंटू पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन ओब्लिक विचलनों का गुणनफल, ठीक है। उपाधार इंटू कोष्ठक पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन ओब्लिक विचलनों का गुणनफल, ठीक है। तो इस सूत्र के अनुसार आप मान रख दीजिए। अगर आधार 100 है तो उसका अगर उपाधार आप नहीं भी लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए यहाँ हम उपाधार 1 है, हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 से गुणा करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, ठीक है। तो फिर भी हम कर देते हैं जैसा सूत्र के अनुसार, 1 इंटू पहली संख्या मतलब 102 लिया हमने, मान लीजिए 102। अगर हम दूसरी संख्या लेते तो विचलन पहली संख्या का आता, अगर हमने पहली संख्या ली है तो विचलन दूसरी संख्या का आएगा, ठीक है। 102 प्लस दूसरी संख्या का विचलन कितना है 3 इंटू विचलनों का गुणा, तो 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लीजिए, तो ये आता है 105। इसको हम 1 से गुणा करेंगे तब भी 105 ही रहेगा वो, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं हम 2 तिया 6। अब चूंकि आधार हमने 100 लिया है इसीलिए हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल संख्या है और यहाँ पर हमें 0 लगा के आधार 100 के अकॉर्डिंग 0 लगाना पड़ेगा। अब इसको आप 1 कर दीजिए, 10,506 ये आपका आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा आप इसे। हमें इन दोनों संख्याओं का लसप मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। हमें 2 संख्याएं दे रखी है। अब इसे हम कैसे सोल्व करते हैं देखिए दोस्तों, और आपको क्या क्या याद रखना है कि किस तरह हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले x² माइनस 9 कोष्टक x प्लस 3। अब इसको, ये तो पहले से गुणनखंड है, इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो x² माइनस 9 है तो इसे हम 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, x² माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक सूत्र लगा सकते हैं, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या। तो ये गुणनखंड बन जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ पहले से ही x प्लस 3 है। अब चूंकि x प्लस 3 2 बार है इसलिए हम क्या लिख देते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसका तो हमने गुणनखंड कर लिया। अब यहाँ देखिए ये आ रहा है x² प्लस 6x प्लस 9। अब सबसे पहले करते हैं इसका गुणनखंड। कैसे करोगे, आगे वाले गुणांक को पीछे वाले गुणांक से गुणा करते हैं। तो 1 इंटू 9, आगे वाला गुणांक 1 है, चूंकि यहाँ पर गुणांक नहीं है इसलिए हम क्या मान लेते हैं 1 इंटू 9 बराबर 9 प्लस का 9, ठीक है। अब 9 को ऐसे 2 टुकड़ों में बांटना है जिनको गुणा करने पर 9 आना चाहिए, जोड़ने पर 6 आना चाहिए। चूंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए जोड़ने पर 6 आए और गुणा करने पर 9 आए, तो हम क्या कर देते हैं 3 इंटू 3, और दोनों लेंगे हम प्लस के। 3 प्लस 3 6 होते हैं, गुणा करने पर पीछे वाला पद आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आना चाहिए। यहाँ पर प्लस है इसलिए हम जोड़ेंगे, इसे घटाएंगे नहीं, ठीक है। लिख दीजिए, तो x² प्लस 3x फिर 3x प्लस 9। अब 2 पदों में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, प्लस यहाँ पर कॉमन आएगा 3 तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, ठीक है। और दूसरा भी x प्लस 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब दोस्तों एलसीएम में क्या किया जाता है वो समझ लीजिए पहले। अगर हमें इस दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई पद कॉमन है तो उसे एक ही बार लिखना है, लेकिन उसकी मैक्सिमम घात लिखनी है। अगर कोई पद कॉमन है तो उसे एक ही बार लिखेंगे बट उसकी मैक्सिमम घात लिखेंगे। कैसे, जैसे x प्लस 3 और x प्लस 3 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, चूँकि ये कॉमन है इसीलिए
हम इसे एक ही बार लिखेंगे और इसकी भी मैक्सिमम घात कितनी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम इसकी मैक्सिमम घात 2 ही लगाएंगे। अगर बाय द वे इन दोनों जगह में से किसी एक जगह घात 3 होती तो हम यहाँ घात 3 लगाते। अब जो बाकी पद बचे हैं उनको वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर कोई पद बचा ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर बचा है x-3, तो यहाँ आ जाएगा x-3, ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार का ही है जो एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, x² - 3x + 2 व x4 + x³ - 6x² का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लसअ ज्ञात करना है। इसको भी ऐसे ही सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड करना आपके लिए अभी आसान है, तो इसे पहले सोल्व कर लीजिए। क्या विधि बताई मैंने, आगे वाले गुणांक को पीछे वाले गुणांक से गुणा करेंगे। 1 × 2 = 2, ठीक है। अब 2 को ऐसे 2 टुकड़ों में डिवाइडेड करो जिसको गुणा करने पर तो पीछे वाला पद आए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। जैसे 2 को हम गुणा कर सकते हैं, जैसे 1 × 2 में बांट सकते हैं, तो 1 और 2 को गुणा करेंगे तो 2 आएगा। बट यहाँ पर देखिए, इनको जोड़ने पर 3 तो आ रहा है, लेकिन वह किसका आ रहा है, प्लस का। बट हमें चाहिए माइनस का, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पर माइनस लगा देंगे, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे भी सही तो माइनस का 3 ही आएगा और गुणा करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। इसीलिए इसके जो हमने टुकड़े किए वो क्या हो गए, माइनस के 1x और माइनस के 2x, ठीक है। तो इसे यहाँ पर लिख दीजिए। इसके टुकड़े कर लिए हमने, माइनस के 1x, चाहो तो x भी लिख सकते हो, चाहो तो 1x भी लिख सकते हो, माइनस के 2x और प्लस के 2। अब इसे सोल्व कर लीजिए। तो x कॉमन लीजिए यहाँ दो पदों में से, तो यहाँ हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x-1, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी बचेगा x-1। ध्यान रखना, लास्ट में जाके हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 2 कोष्ठक की संख्याएं हैं, जो पद हैं, वो समान आने चाहिए, इनमें माइनस प्लस का भी अंतर नहीं आना चाहिए, तब हमने जो किया वो सही है, ठीक है। तो x-1 और x-2, इसके तो 2 पद हो चुके, इसका गुणनखंड हम कर चुके। अब ये वाली बड़ी वाली संख्या है, इसका गुणनखंड हम करते हैं। x⁴। अब यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, x का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा x, माइनस यहाँ बचेगा 6, x² कॉमन आ रहा है। अब x² को तो यहीं छोड़ दीजिए। इस संख्या का आप कीजिए गुणनखंड, जैसे यहाँ पर किया था। इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण है। मैंने फॉर्मूला बताया, आगे के गुणांक को पीछे वाले गुणांक से गुणा कीजिए। अगर आगे कोई गुणांक नहीं है तो वहाँ पर 1 माना जाएगा, ठीक है। और इसको गुणा करेंगे -6 से, बराबर आता है -6। अब -6 के ऐसे 2 टुकड़े कीजिए जिनको गुणा करने पर -6 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर प्लस का 1 आना चाहिए। तो वो कैसे आ सकता है, तो हम यहाँ पर 3 को 2 से गुणा करेंगे, तो 3 × 2 = 6 होता है। बट ये माइनस का नहीं आया क्योंकि दोनों संख्या मैंने प्लस के लिए। अब माइनस का भी आना चाहिए, दूसरी बात ये कि यहाँ प्लस का 1 भी बचना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, -6, अगर हम 2 को माइनस बना दें तो -6 तो आ जाता है, लेकिन क्या यहाँ प्लस का 1 बचता है, बिल्कुल बचेगा, क्योंकि प्लस के 3 में से माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस का 1 ही आएगा। तो x² प्लस के लेंगे हम 3x, माइनस के लेंगे हम 2x और माइनस के 6। अब इसे आगे सोल्व कर लीजिए। x², यहाँ से 2 पदों में से कॉमन लीजिए, तो यहाँ हम x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x + 3, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो x + 3, क्योंकि ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो x², एक पद हमारा आया x - 2 और दूसरा पद आया x + 3। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन सा पद दोनों जगह कॉमन है। x - 2 दोनों में कॉमन है, तो इसको एक ही बार लिखना है, और वह भी उसकी मैक्सिमम घात लिखनी है। क्योंकि ये x - 2 की मैक्सिमम घात 1 ही है, तो इसे 1 ऐसा ही रहने देंगे, ठीक है। अब बाकी जो पद हैं उन सभी को लिख दीजिए। तो यहाँ पर बचा x - 1 और यहाँ पर बचा x + 3, इसके अलावा लास्ट में बचा x²। ये आपका आंसर।